11 जनवरी 1966 ताशकंद की वो सर्द सुबह भारत के लिए किसी सदमे से कम नहीं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। वो भी विदेशी धरती पर। कहा गया कि उनको दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उनकी डेड बॉडी एक अलग कहानी कह रही थी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिखा कि उनकी बॉडी किस तरीके से फूल गई। 2-3 जगह कट के निशान जिससे खून रिस रहा था और उनका चेहरा भी काला पड़ गया था। इतना कि चंदन का लेप लगाए जाने के बावजूद उनके चेहरे पर धब्बे साफ नजर आ रहे थे। किसी हार्ट अटैक से मरने वाले व्यक्ति के साथ आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जाहिर है बहुत कुछ ऐसा था जिसे छिपाया गया और शायद आज भी छिपाया ही जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या शास्त्री जी को किसी ने जहर दिया था, और अगर किसी ने जहर दिया तो कौन था जो भारत के प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाना चाहता था। क्या यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA थी, या सोवियत रूस की KGB, या फिर हमारे देश का ही कोई गद्दार या कोई नेता। और अगर ऐसा नहीं भी था तो फिर देश की सबसे बड़ी नेता की मौत की जांच तक क्यों नहीं हुई। क्या शास्त्री को मारा गया? ये सवाल 58 साल बाद भी जस का तस बना हुआ है। ये सवाल इसलिए भी अहम क्योंकि इस घटना के एक दिन पहले शास्त्री ने पाकिस्तानी तानाशाह जनरल अयूब से ताशकंद समझौता किया और समझौते के तहत पाकिस्तान ने भारत की कब्जाई जमीन छोड़ दी, जबकि भारतीय सेनाएं लाहौर तक पहुंच चुकी थी। तो चलिए इस वीडियो में इसी की हम पड़ताल करेंगे और शास्त्री जी के डेथ से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट और साक्ष्य मौजूद हैं उनके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन ताशकंद में क्या हुआ। मशहूर पत्रकार कुलदीप अय्यर उस समय प्रधानमंत्री के सलाहकार थे और ताशकंद में मौजूद थे। अपने किताब बियॉन्ड द लाइन्स में वो लिखते हैं कि कई राउंड की बैठकों के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान होते हुए भारत लौटना था और 10 जनवरी के सुबह 11 बजे तक ये तय हो चुका था कि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन अचानक 1 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया और दोपहर खत्म होते होते शास्त्री ताशकंद समझौते पर दस्तखत कर देते, वो भी लगभग पाकिस्तान के फेवर में। भारत न सिर्फ युद्ध में जीती गई जमीन पाकिस्तान को लौटा देता है, बल्कि रणनीतिक तौर पर अहम दर्रा और तितवाल की पहाड़ी भी पाकिस्तान को वापस कर देता है। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर शास्त्री ने ऐसा किया क्यों। क्या उन पर किसी का दबाव था? समझौता होने के बाद सोवियत संघ की तरफ से होटल ताशकंद में एक पार्टी रखी जाती है। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल अयूब के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री भी इस पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ खाते पीते नहीं, ये कहा गया। कुछ देर रुकने के बाद शास्त्री रात तकरीबन 10 बजे के करीब अपने कमरे पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने घरेलू सहायक रामनाथ से खाना लगाने को कह देते हैं। रामनाथ न सिर्फ उनका भरोसेमंद था, बल्कि कई सालों से वो उन्हीं के साथ रहता भी था और जब भी वो बाहर जाते रामनाथ भी उनके साथ ही जाता, यहाँ तक कि वो रात में भी उन्हीं के कमरे में सोता था। आमतौर पर उनका खाना रामनाथ ही बनाता था, लेकिन इस दिन उनका खाना टेलकॉन के यहाँ से बनकर के आया। टेन कॉल उस समय मॉस्को में भारत की तत्कालीन एम्बेसडर थे और उस दिन खाना बनाया था उनके रसोइये जान मोहम्मद ने। खाना खाने के बाद शास्त्री जी ने घर पे फोन किया तो उनकी बेटी ने फोन उठाया। जब उन्होंने माँ को फोन देने को कहा तो बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा आपसे नाराज है और बात करने से मना कर रही है। आपने भारत का जीता हुआ हिस्सा पाकिस्तान को क्यों दे दिया? शास्त्री जी के सहायक जगन्नाथ साई बताते हैं कि इस कॉल के बाद वो थोड़ा सा परेशान हो गए। खैर इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा गर्म दूध पिया और रामनाथ को भी कमरे से जाने के लिए कह दिया। कुलदीप नैयर अपनी किताब में लिखते हैं कि अगले दिन सबको अफगानिस्तान जाना था और इसके लिए सबकी पैकिंग चल रही थी। ताशकंद के समय के मुताबिक रात 1:30 पर शास्त्री जी को जगन्नाथ सहाय ने लॉबी में लड़खड़ाते हुए देखा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कहाँ? जब उनके डॉक्टर आनंद चुप उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शास्त्री बुरी तरीके से खांस रहे थे और अपना सीना पकड़े हुए थे।
जब तक चुग उनके पास पहुंचते वो अचेत हो गए, फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर के काफी कुछ था जो संदिग्ध था, जैसे कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट। इस मेडिकल रिपोर्ट में उनके इलाज से जुड़ी हुई बातें दर्ज थी, जैसे उन्हें क्या ट्रीटमेंट दिया गया, उनकी जांच बचाने के लिए क्या किया गया। इस रिपोर्ट की 2 कॉपी थी, एक रूसी कॉपी जिसे सोवियत दूतावास की तरफ से जारी किया गया, वही दूसरी अंग्रेजी कॉपी जिसे सरकार ने संसद में पेश भी किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग थी। जैसे कि रूसी रिपोर्ट में अलग मेडिसिन का नाम, तो अंग्रेजी रिपोर्ट में अलग मेडिसिन। यही नहीं, दोनों रिपोर्ट्स में जिन डॉक्टर्स ने साइन किए उनके नाम और उनकी संख्या अलग अलग थी। हालांकि ये अनुवाद की गलती भी हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही करता है। शास्त्री जी को जहर दिए जाने वाली थ्योरी को और मजबूती मिलती है रशियन अखबार की रिपोर्ट में। साल 1958 में एक रूसी अखबार ने अहमद सत्तारोव नाम के एक शख्स को लेकर खुलासा किया। सत्तारोव उन रूसी रसोइयों में से एक था जिसने मोहम्मद जवान के साथ उस दिन रात में शास्त्री जी के लिए खाना पकाया। इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जब शास्त्री जी की अचानक डेथ की खबर आती है तो उनको जहर देने के शक में रूसी अधिकारियों ने सत्तारोव को सुबह 4 बजे ही गिरफ्तार कर लिया और उसे इंटेरोगेशन शुरू हुआ। रानी रूसियों को भी इस बात का शक था कि शास्त्री जी को जहर दिया गया है, लेकिन भारत सरकार न सिर्फ शास्त्री जी को उनके मौत को सामान्य बताई, बल्कि जांच कराना भी जरूरी नहीं समझा गया। ऐसा ही एक और वाकया है जिसके बारे में शायद ही कभी ने किसी बात भी की हो। अनुज धर अपनी किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड में लिखते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जब उनका सामान उनके घर वालों को सौंपा गया तो उनकी डायरी, उनका थर्मस मिसिंग था जिससे उन्होंने आखिरी जिससे पानी पिया। लेकिन जब उनकी पत्नी ने उनके चश्मे का कवर खोला तो उसमें उन्हें एक छोटी सी चिट नजर आई। इस चिट में लिखा था, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये चश्मे का खोल शास्त्री जी का था, तो जाहिर है ये चिट भी उन्होंने ही लिखी होगी और छपाई होगी ताकि दुनिया कभी ना कभी सच जान सके। कहते हैं कि ललित शास्त्री इस चिट को संभाल कर रखती है, फिर एक दिन वो देश की बहुत बड़ी नेता से मिलने के लिए पहुंचती है। इस मुलाकात में पता नहीं हुआ क्या, जब ललिता शास्त्री उनसे मिलकर के लौटे तो वो अचानक उस चिट को पानी के साथ निकल जाती है और फिर उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी शास्त्री जी को लेकर के कोई बात नहीं की। तो क्या इस मीटिंग में उन्हें खामोश रहने के लिए, चुप रहने के लिए धमकाया गया? हालांकि इसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो मामले की जांच के लिए सांसद राज नारायण की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। लेकिन जांच के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे शक और पुख्ता हुआ। दरअसल राज नारायण कमेटी ने सबसे पहले शास्त्री जी के निजी डॉक्टर आर.एन. चुग को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जिस दिन वो कमेटी के सामने पेश होते उससे पहले ही उनकी कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, वो भी लूटिन जिले में। कहते हैं कि जब पहली टक्कर में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ तो ड्राइवर ने ट्रक को बैक किया और कार पर दोबारा चढ़ा। इस एक्सीडेंट में डॉक्टर चुग और उनकी फैमिली की मौत हो गई। कुछ ही उनके सहायक यानी कि घरेलू सहायक जो थे रामनाथ, उनके साथ भी हुआ। इससे पहले कि कमेटी उनसे पूछताछ कर पाती वो भी सड़क हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने इस हादसे में अपनी टांगे तो गंवाई, उनकी याददाश्त भी हमेशा के लिए चली गई। कहते हैं कि हादसे से ठीक पहले रामनाथ ललिता शास्त्री से मिले थे और उनसे कहा था कि अम्मा अब बोझ बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रहा हूँ सबको सच बताने। इसके बाद वो कभी बात करने के लायक ही नहीं बचे। तो क्या ये हादसे सिर्फ इत्तेफाक थे या फिर वाकई कोई था जो चाहता था कि सच बाहर आए, और इसलिए शास्त्री के साथ क्या हुआ ये सवाल अभी भी सवाल बना हुआ है और ये सच कभी सामने आएगा इसकी उम्मीद भी कम ही।